स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे बाजार संतुलन के नाम से जाना जाता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बाजार का जितना भी संतुलन है, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो, एकाधिकृत प्रतियोगिता हो, अल्पाधिकार हो, सभी का संतुलन समझने से पूर्व हमें बाजार संतुलन क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी आर्थिक सिद्धांत बाजार संतुलन पर निर्भर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि बाजार संतुलन किस प्रकार से बाजार संतुलन किसे कहा जाता है और किस प्रकार से बाजार में संतुलन स्थापित होता है। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, सम और तुलन, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम एक लैटिन शब्द है जिससे लिया गया है। इसका मतलब है समान तुलन, यानी जिस प्रकार से एक तराजू होता है, तराजू के दोनों ओर अगर भार बराबर हो तो एकदम तराजू संतुलन में होता है। वही तात्पर्य यहां संतुलन से समान, यानी ऐसी स्थिति जिसमें मांग व पूर्ति की शक्तियों में परस्पर संतुलन होता है, यानी बाजार की शक्तियों में परस्पर संतुलन होता है, मांग और पूर्ति बराबर होती है, उस स्थिति को हम संतुलन की संज्ञा देते हैं। अब बात करते हैं संतुलन को परिभाषित कैसे किया जाए। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने संतुलन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे प्रोफेसर स्टिगलर क्या कहते हैं कि संतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसकी गति में शुद्ध प्रवृत्ति इस तथ्य पर बल देती है कि यह स्थिति आवश्यक रूप से आकस्मिक जड़ता की नहीं होती है और इसके स्थान पर बलशाली शक्तियां को निष्प्रभावी करने की होती है। वापिस एक बार समझते हैं प्रोफेसर स्टिगलर क्या कहते हैं कि संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति इस तथ्य पर बल देती है कि यह स्थिति आवश्यक रूप से आकस्मिक जड़ता की न हो, वरन इसके स्थान पर बलशाली शक्तियों को निष्प्रभावी करने की शक्ति हो। अर्थात प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार संतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें ऐसा नहीं है कि गति में परिवर्तन नहीं है, गति में तो परिवर्तन है, पर शक्तियां इस प्रकार से क्रियाशील होती है कि गति तो होती है परंतु गति में परिवर्तन का अभाव होता है। यानी स्टिगलर ये मानते हैं कि संतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें तो गति तो है परंतु गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर जे.के. मेहता, जो कि भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप से माने जाते हैं, उनका कहना है कि संतुलन की स्थिति से तात्पर्य विश्राम की स्थिति से है, या हम कह सकते हैं कि परिवर्तन के अभाव की स्थिति को ही संतुलन की स्थिति कहते हैं। यानी संतुलन की स्थिति वह स्थिति है जो विश्राम की स्थिति कही जा सकती है अथवा परिवर्तन के अभाव की स्थिति को ही संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बोल्डिंग ने भी संतुलन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि एक गेंद जो समान गति से लुढ़कती जा रही है, समान गति से गेंद लुढ़कती जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे संतुलन की स्थिति है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि एक जंगल है, उस जंगल में पेड़ कटते भी हैं, पेड़ नए उगते भी हैं, पर जंगल की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ये स्थिति एक संतुलन के यांत्रिक उदाहरण को बताती है जिसमें परिवर्तन तो है परंतु परिवर्तन का अभाव है। जंगल वैसा का वैसा ही दिखता है, कुछ पेड़ जंगल में कट जाते हैं तो हर बारिश में नए पेड़ उग जाते हैं और जंगल वैसा का वैसा ही बना रहता है। यानी संतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें आर्थिक शक्तियां परस्पर संतुलित होती है, अर्थात उसमें परिवर्तन तो होता है पर परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है या एक ही गति से परिवर्तन होता है। उस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब देखिए बाजार संतुलन की बात आती है, क्योंकि हमने यह बात करी है बाजार संतुलन की, तो बाजार संतुलन से तात्पर्य क्या है। बाजार संतुलन की वह स्थिति है जिसमें बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों में आपस में संतुलन होता है, अर्थात बाजार की वह स्थिति जिस समय पर मांग और पूर्ति
बराबर होती है, इस स्थिति को बाजार संतुलन की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बाजार मांग किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से क्या होता है, बाजार मांग और बाजार पूर्ति को समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मांग पक्ष, फिर हम संतुलन की बात करेंगे। सामान्य रूप से मांग पक्ष जो है वो उपयोगिता से रिलेटेड होता है। यदि कोई वस्तु हमको नगद पैसे रखने की तुलना में ज्यादा उपयोगिता देती है तो उस वस्तु को हम खरीदना पसंद करते हैं। और अगर कोई वस्तु हमको कम उपयोगिता देती है नगद रखने की अपेक्षा, तो हम मुद्रा को नगद ही रखना पसंद करते हैं। तात्पर्य क्या है कि तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु उसकी किसी वस्तु में होने वाली उपयोगिता की वजह से वस्तु को खरीदा जाता है। जो वस्तु ज्यादा उपयोगी होती है उसके लिए हम ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं, जो वस्तु कम उपयोगी होती है उसके लिए हम कम मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि मार्शल ने माना था, बाद में क्रमवाचक विचारधारा ने इसका विरोध किया था। पर कहने का तात्पर्य मांग पक्ष की बात करते हैं तो सामान्य रूप से किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा गिरती है और किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कमी के साथ मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी मांगी जाने वाली मात्रा को घटा देते हैं, और अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसके मांग को बढ़ा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित कीमत पर निश्चित समय में किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को मांग मात्रा कहा जाता है। तो अलग अलग कीमतों पर मांग मात्राएं अलग अलग होती है। जब कीमतें कम होती है तो मांग मात्राएं ज्यादा होती है, जब कीमत बढ़ने लगती है तो सामान्य रूप से मांग मात्राएं घट जाती है। अब यहां हम जब कर रहे हैं बाजार संतुलन की तो हमको मांग पक्ष भी बाजार का देखना होगा। पहले हमने जो भी किया वो व्यक्तिगत मांग के बारे में बताया कि व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। पर यहां हमको बाजार की मांग की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए, मान लीजिए बाजार में वस्तु का मूल्य है, मान लीजिए वस्तु का जो मूल्य है वो होता है 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज, 30 रुपीज। किसी वस्तु का मूल्य बाजार में 5 रुपए है, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। अब बाजार में एक क्रेता है, वो क्या खरीदता है, बी क्रेता क्या खरीदता है और सी क्रेता। मान लीजिए बाजार में 3 क्रेता है तो बाजार मांग हो जाएगी, डिमांड फॉर ए प्लस बी प्लस सी। यानी बाजार में जितने भी क्रेता है उन सबकी मांग को जोड़ देंगे तो वो बाजार मांग की संज्ञा देंगे। मान लीजिए एक क्रेता है 5 रुपए पर लेता है 6 वस्तु, यहां लेता है 5, यहां लेता है 4, यहां लेता है 3, यहां लेता है 2, यहां लेता है 1। यानी एक क्रेता जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मात्रा घटाता रहता है। जब वस्तु की कीमत 5 रुपए होती है तो वह 6 इकाई खरीदता है। जब वस्तु की कीमत गिरकर 4 रुपए हो जाती बढ़कर 10 रुपए हो जाती है तो वो 5 इकाई खरीदता है। जब कीमत 15 रुपए हो जाती है तो वो 4 इकाई खरीदना चाहता है। इसी प्रकार से बी क्रेता मान लीजिए यहां लेता है 8, यहां लेता है 7, यहां 6, 8, 7, 6, यहां लेता है 5, यहां 3, ये 2 लेता है। तो बी क्रेता जो है जब वस्तु 5 रुपए की है तो वो 8 इकाइयां खरीदता है। जब वस्तु 15 रुपए की है तो वो इकाइयां 6 ही खरीदता है। और जब वस्तु 30 रुपए की हो जाती है तो वह 2 ही इकाइयां खरीदना पसंद करता है। मान लीजिए सी क्रेता यहां लेता है 11, यहां लेता है 10, इसके बाद में ये लेता है 8, 7, 4, 3। सी क्रेता है। अब ये देखिए बाजार की कुल मांग अगर हम निकालेंगे तो ए की मांग, बी की मांग और सी की मांग तीनों को हम जोड़ देंगे तो बाजार मांग आ जाएगी यहाँ 25, यहां देखिए 12 और 10 22, यहां देखिए 18, फिर यहां देखेंगे 15, इसके बाद में देखेंगे 5, 9 और बाजार मांग 3, 2 और 1, 6। तो यहां हमने क्या किया, बाजार में 3 क्रेता है और तीनों क्रेताओं की मांग को जोड़ लिया तो क्या आ गई, बाजार मांग आ गई। अब देखिए बाजार मांग वक्र निकालते हैं। यहां हम मूल्य लेंगे 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज, 30 रुपीज। मूल्य हमने y एक्स पर मूल्य को लिया है 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज और 30 रुपीज।
और एक्स एक्स पे हम बाजार की मांग लेते हैं, तो 25 तक लेनी है। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये मांग, 5, 10, 15, 20, 25 ये मांग ले ली। एक्स एक्स पे हमने मांग को लिया, वाई एक्स पे हमने कीमत को लिया है। अब देखिए जब मूल्य 5 रुपए है तो वस्तु की मात्रा मांगी जाती है 25। तो यहां 25, ये मूल्य 5 रुपीज पे 25। जब रेट 10 रुपीज है तो वस्तु बिकती है 22। तो 10 रुपीज पर ये वस्तु की मांग है। यहां 20, तो 5 रुपए पर ली जाती है 25 और 10 रुपए पर वस्तु बिकती है 22। तो हमने 22 पर कर दिया। 15 रुपीज पर वस्तु बिकती है 18। तो 15 रुपीज पर 15, 16, 17, 18। इसी प्रकार से 20 रुपीज पर वस्तु बिकती है 15। तो 20 रुपीज और ये 15। 25 रुपीज पर वस्तु बिकती है 9। तो 25 पर हम 9 लेंगे। और 30 रुपीज पे 6। तो ये जो वक्र बनेगा ये बाजार मांग वक्र कहलाएगा। डिमांड फॉर ए प्लस बी प्लस सी। इस वक्र को बाजार मांग वक्र की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये पूरे बाजार के बताता है कि 30 रुपए पर वस्तु बिकती है 6, 25 रुपए पर वस्तु बिकती है 9, 20 रुपए पर वस्तु बिकती है 15। इसी प्रकार से 15 रुपए पर वस्तु बिकती है 18 और ये 22 और 25। ये 5 रुपए पर वस्तु बिकती है 25। तो ये बाजार मांग वक्र इस प्रकार से निकाला जाता है। पहले भी हमने जब मांग का चैप्टर किया था तब इसको समझा था कि बाजार मांग किस प्रकार से निकाली जाती है। तो बाजार मांग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाजार की जितने भी क्रेता होते हैं उन सबकी मांग को जोड़ते हैं तो बाजार मांग निकल जाती है। इसी प्रकार से देखिए ये मांग पक्ष को देखा, अभी हम पूर्ति पक्ष को देखते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन करने में उत्पादन के साधनों को ज्यादा पैसा, उत्पादन के साधनों को भुगतान करना पड़ता है। किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के साथ भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, ये 5 साधन खर्च होते हैं। तो उत्पादन करने के लिए भूमि को लगाम देना पड़ता है, पूंजी को ब्याज देना पड़ता है, श्रम को मजदूरी देनी पड़ती है, प्रबंधक को वेतन देना पड़ता है और साहसी लाभ के रूप में कुछ पैसा अपने पास रखना चाहता है। इसके अलावा उत्पादन में कच्चे माल का भुगतान भी किया जाता है, बिजली का भी भुगतान किया जाता है, पानी का भुगतान किया जाता है, परिवहन व संचार सेवाओं का भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्ति पक्ष में सामान्य रूप से क्या होता है, एक उत्पादक ज्यादा कीमत होती है तो वह वस्तु ज्यादा बेचने के लिए तैयार होता है और कीमत कम होती है तो वह कम बेचने के लिए तैयार होता है। क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक का लाभ बढ़ता है, तो कीमत बढ़ने के साथ बाजार में वस्तु बिकने के लिए ज्यादा आती है और जब कीमत कम होती है तो बाजार में वस्तु बिकने के लिए कम आती है। इस प्रकार से पूर्ति पक्ष में धनात्मक संबंध होता है कीमत के साथ। सामान्य रूप से कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ पूर्ति में भी वृद्धि होती है और कीमत में होने वाली कमी के साथ पूर्ति में भी कमी होती है। तो अब देखिए बाजार पूर्ति अनुसूची को हम देखेंगे। देखिए बाजार पूर्ति अनुसूची का मतलब है बाजार में जितने भी विक्रेता है उनके द्वारा बाजार में किसी वस्तु विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी वस्तु बेचने के लिए रखी जाती है उसे बाजार की पूर्ति की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए कीमत है, कीमत वही हम ले लेते हैं 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज और 30 रुपीज। बाजार में 3 है, ए विक्रेता, बी विक्रेता और सी विक्रेता है। मान लीजिए ये 3 विक्रेता है तो बाजार की कुल सप्लाई जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये बाजार पूर्ति है।
मान लीजिए ए विक्रेता है, वो वस्तु की फर्स्ट जो है वो बेचता है, यहां पर 0, यहां पर 0, 1, 3, यानी 5 रुपए पर ही बेचने के लिए तैयार नहीं होता है, 10 रुपए पे बेचने के लिए तैयार नहीं होता है, 15 रुपए पे इकाई 1 बेचता है, 20 रुपए पे 3 इकाई बेचता है, उसके बाद 5 यूनिट बेचता है और 1 यूनिट बेचता है। इसी समय बी विक्रेता बाजार में 5 रुपए पर 1 इकाई बेचने के लिए तैयार है, 10 रुपए पर 2 इकाई बेचने के लिए तैयार है, 15 रुपए पर 3 इकाई बेचने के लिए तैयार है, उसके बाद 20 रुपए पर 5 इकाई बेचने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से वो 25 रुपए पर 8 इकाई बेचने के लिए तैयार है और यहां 10 इकाई बेचने के लिए तैयार है। सी विक्रेता जो है बाजार में 5 रुपए पर 1, यहां पर 3, यहां पर 5, सपोज कीजिए यहां पर 7 यूनिट बेचने के लिए तैयार है, यहाँ 10 यूनिट बेचने के लिए तैयार है और सपोज कीजिए यहाँ 13 यूनिट बेचने के लिए तैयार है। तो सामान्य रूप से किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ पूर्ति में वृद्धि होती है, कीमत में होने वाली कमी के साथ पूर्ति में कमी होती है। ये पूर्ति वक्र जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था कि पूर्ति व कीमत में सीधा व धनात्मक संबंध होता है। सामान्य रूप से कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ कमी के साथ पूर्ति में भी कमी होती है। तो देखिए बाजार पूर्ति निकालेंगे तो 5 रुपए पर वस्तु बिकने वाली है 2, 10 रुपीज पे वस्तु बिकने वाली है 5, 15 रुपीज पर 5 और 3 और 1, 9, 20 रुपीज पर 15, 25 रुपीज पर वस्तु बिकने वाली है 23 और 30 रुपीज पर वस्तु बिकने वाली है 31। ये बाजार का कुल पूर्ति अनुसूची बाजार की है। इसको हम प्लॉट करेंगे तो पूर्ति वक्र आएगा। हमने यहां कीमत लेनी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। कीमत ले ली हमने इस वाई एक्स पर कीमत ले ली 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए। एक्स एक्सिस पे हमने मात्रा ली है 31 लेनी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये हमने मात्रा ले ली 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आप ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा। इस चित्र में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आए। ये पूर्ति की मात्रा। इस प्रकार से आप बाजार की पूर्ति बनाएंगे। तो 5 रुपए पर वस्तु बिकती है केवल 2। तो ये देखिए 5 रुपए पर हमने 2 वस्तु लिए। 10 रुपए पर वस्तु बिकती है 5। ये 10 रुपए पर 5 वस्तु। 15 रुपए पर वस्तु बिकती है 9। तो 15 रुपए पर वस्तु बिकेगी, यहां से हम ले लेते हैं 9। 20 रुपए पर वस्तु बिकती है 15। ये 15, ये 20 रुपए, ये 20 रुपए पर वस्तु बिकती है 15। 25 रुपए पर वस्तु बिकती है 23। तो ये 25 रुपए और ये 20 और ये यहां आपका 23 आएगा। ये 25 रुपए पर वस्तु बिकती है 23 और 30 रुपए पर वस्तु बिकती है 31। यहां देखेंगे 31 यहां से लेंगे, लगभग 31 ये आएगा। तो ये जो वक्र है ये बाजार की पूर्ति को बताएगा। सप्लाई ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये वक्र बाजार की पूर्ति को बताता है। तो ये हमने यहां देखा कि बाजार मांग वक्र क्या है और बाजार का पूर्ति वक्र क्या है। अब देखिए, तो ये पूर्ति वक्र क्या बताता है कि कीमत जैसे जैसे कीमत बढ़ती है बाजार में पूर्ति बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है तो पूर्ति और बढ़ती है। कीमत जब 15 रुपए हो जाती है तो पूर्ति 9 रुपीज हो जाती है। कीमत 20 रुपए हो जाती है तो पूर्ति 15 हो जाती है। कीमत 25 हो जाती है तो पूर्ति 23 हो जाती है। अब देखिए मांग व पूर्ति के संतुलन को देखेंगे। यही चीजों को हम वापस यूज करेंगे और मांग व पूर्ति के संतुलन को देखेंगे। उसके बाद अलग अलग पूर्ति वक्र और मांग वक्र में परिवर्तन और सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिस स्थान पर मांग वक्र व पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां पर पूर्ति का संतुलन होता है। तो अभी हमने देखा मांग व पूर्ति का संतुलन। कीमत हमने ली, कीमत 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज और 30 रुपीज।
मांग जो बाजार मांग थी और ये पूर्ति थी, अभी जस्ट हमने की पूर्ति। तो देखिए पूर्ति यहां थी, अभी हमने की 2 थी या 5 थी, इस जगह 9 थी, फिर 20 पर ये रही थी 15, फिर 23 हुई थी, फिर 31 हुई थी, अभी अभी हमने जस्ट किया। और मांग वक्र हमारा यहाँ 25 था, यहाँ 22 था, 15 पर ये था 15 पर 18 था, उसके बाद 15 था, और इसके बाद में 9 और 6 रहा था, आपको ध्यान में आ रहा हो तो देखिए जिस स्थान पर मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां पर संतुलन का निर्धारण होता है। संतुलन यानी समान तुलना योग्य जहां होता है, संतुलन यानी जिस स्थान पर मांग और पूर्ति बराबर होती है उस जगह पर संतुलन होता है। तो देखिए इस संतुलन को हम बताते हैं कि किस प्रकार से संतुलन को शो किया जा सकता है। तो यहां देखिए हमने लिया 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज एंड 30 रुपीज। ये वस्तु की कीमत ली हमने, वाई एक्स पे कीमत ली 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज और 30 रुपीज। और मांग व पूर्ति हमने एक्स एक्स पे लिए, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ये 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। पहले हम मांग वक्र को देखते हैं, पूर्ति को लगाते हैं पहले 5 पर 2, अभी जस्ट हमने बनाया था 5 पर 2, फिर 10 पे 5, फिर 15 पे 9, ये 15 पे 9, इसके बाद 20 पे 15, पे 15, इसके बाद 25 पे 23, ये 23 लगभग यहां आएगा, ये 23, और 30 पे 31, ये 31 लगभग, और ₹30। तो ये हमने क्या करना है, ये हमने पूर्ति वक्र बना दिया, सप्लाई कर। और डिमांड कर्व बताता है 5 रुपए पे 25, 10 रुपए पे 22, 15 रुपए पे 18, इसके बाद यही, तो ये आपका आएगा डिमांड कर्व। डिमांड फॉर ए प्लस बी प्लस सी और सप्लाई फॉर ए प्लस बी प्लस सी। तो संतुलन बिंदु कहां होगा, संतुलन बिंदु होगा 20 रुपए पर। ये देखिए मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को 20 रुपए पर काट रहे हैं और वस्तु की मात्रा 15 है। ये संतुलन वक्र होगा, इसको मैं अलग से बना के बताता हूं। ये मैंने आपको एक बार जो टेबल है उसके हिसाब से बताया। अब डायरेक्ट हम बात करेंगे, संतुलन बनाकर उसका डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से संतुलन होगा, अभी देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए ये मांग वक्र है, ये डिमांड वक्र है, ये सप्लाई वक्र है। क्लियर? ये टेबल हमने बनानी थी, प्राइस 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज, 30 रुपीज। डिमांड जो थी 25 थी या 22 थी, उसके बाद में 18, ये 15, ये 9 एंड 6, और सप्लाई जो थी वो आपकी यहां पर थी 2, 5, 9, 15, फिर 23 और 31। अब यहां देखिए थोड़ा सा इसको मैंने मिटा दिया। जिस स्थान पर मांग और पूर्ति आपस में काटते हैं वहां उत्पादन Q1 है, मांग व पूर्ति। अब देखिए यदि कीमत 10 रुपए हो, देखिए यहां तो संतुलन है। जब कीमत 20 रुपए है तो मांग भी 15 है और पूर्ति भी बराबर है, मांग और पूर्ति में संतुलन है। यदि कीमत 10 रुपए होती है तो डिमांड तो है 22 और सप्लाई है 5। तो यहां देखिए अगर कीमत P0 होती है तो
इस समय डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसको बोलेंगे मांग अधिक। जब कीमत 15 रुपए से कम होती है, 15 रुपए से आप कम कीमत कोई सी भी ले ले, 5 रुपए पर डिमांड है 25, सप्लाई है 2 ही की, तो यहाँ 23 डिमांड एक्स्ट्रा है। 10 रुपए जब कीमत है तो डिमांड है 22, सप्लाई ओनली 5 है, तो यहाँ 17 डिमांड एक्स्ट्रा है। 15 पर 9 की डिमांड एक्स्ट्रा है। यहाँ जब कीमत एक लिमिट से कम होती है तो वस्तु की मांग ज्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, इसको मांग आधिक्य की संज्ञा दी जाती है। P0 कीमत पर वस्तु की पूर्ति Q0 है पर वस्तु की मांग Q3 है, तो यहाँ Q0 Q3 मांग का आधिक्य है। इसी प्रकार से अगर कीमत ज्यादा हो जाती है, कीमत 30 रुपए हो गई, तो वस्तु की डिमांड तो केवल 6 है और सप्लाई 31 है, लगभग 25 मात्रा की पूर्ति ज्यादा है। जब कीमत ज्यादा हो जाती है तो पूर्ति ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, इसको बोलते हैं पूर्ति आधिक्य। तो अर्थव्यवस्था में स्वतः ही संतुलन होने की प्रवृत्ति होती है। यदि मांग व पूर्ति में असंतुलन होता है तो इस प्रकार की आर्थिक शक्तियां क्रियाशील होती है कि स्वतः ही वह उस संतुलन को वापस बनाए रखना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी समय में मान लीजिए किसी समय में प्याज की रेट बढ़ गई, प्याज हो गया 100 रुपए किलो, तो ऐसी स्थिति में जो किसान गेहूं बोता था, जो किसान बाजरा बोता था, जो किसान चना बोता था, वो भी क्या बोएगा, प्याज बोएगा, तो बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अपने आप ही मांग और पूर्ति में अर्थव्यवस्था में संतुलन रहता है। किसी वस्तु की अगर मांग अधिक क्या होता है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, और कीमत तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि मांग और पूर्ति बराबर नहीं हो जाए। क्योंकि देखिए इस जगह देखिए कीमत कम है, मांग ज्यादा है, मांग ज्यादा है, कीमत सप्लाई कम है, तो कीमत बढ़ेगी। फिर 5 रुपए से 10 रुपए हुई, तब भी मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, फिर कीमत और बढ़ेगी। फिर मांग और पूर्ति में 9 का अंतर है, फिर कीमत और बढ़ी, मांग और पूर्ति बराबर हो गई। यदि किसी समय में मांग अधिक है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। यदि किसी समय में पूर्ति अधिक है, यानी वस्तु की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो सप्लाई ज्यादा होगी, बाजार में टमाटर ज्यादा आ जाता है, टमाटर की मांग कम होती है तो बाजार में टमाटर का रेट गिर जाता है। इसी प्रकार से अगर पूर्ति अधिक होगा तो वस्तु की कीमत धीरे धीरे तब तक कम होती रहेगी जब तक कि मांग एवं पूर्ति में संतुलन की स्थापना नहीं हो जाए। यही आर्थिक शक्तियों का आपस में संतुलन है। अगर एक बार संतुलन की स्थिति हट जाती है तो ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती है कि वापस उसको संतुलन पर लेकर आती है। इसको हम बोलते हैं स्थिर मकड़ जाल। मैं आपको करके बताता हूं। ये डिमांड है और ये सप्लाई है। संतुलन है P1 बिंदु पर, मांग है Q1। अगर मान लीजिए किसी कारण से संतुलन बिगड़ जाता है, बिगड़ जाकर मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़कर P5 हो गई, तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ने से सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। कीमत P5 होने पर वस्तु की पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है। अब पूर्ति ज्यादा है तो कीमत कम होगी। अब कीमत बहुत कम हो गई तो यहां डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। देखिए कीमत बहुत कम हो गई तो डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, फिर डिमांड कीमत बढ़ेगी, फिर सप्लाई घटेगी। इस प्रकार से लगातार ये मांग ट्रायल और एरर चलता रहेगा और धीरे धीरे वापस वहीं के वहीं संतुलन हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्थिर मकड़ जाल संतुलन। मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, स्थिर मकड़ जाल और अस्थिर मकड़ जाल। उसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार से अगर कभी संतुलन बिगड़ जाता है तो ऐसा बिगड़ता है कि वापस नहीं होता है। जिससे हमारे यहाँ सोना महंगा हो गया, सोना 30,000 से 50,000 हो गया, तो अब ऐसी शक्तियां क्रियाशील है कि वापस उसको 30,000 पर नहीं लेकर आएगी। तो उसको बोलते हैं अस्थिर संतुलन। कुछ संतुलन ऐसे होते हैं कि एक बार बिगड़ जाता है तो वापस वहीं आ जाता है। प्याज 20 रुपए किलो से एक बार 100 रुपए किलो हो गया, पर धीरे धीरे ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती है कि वापस प्याज 20 रुपए किलो पर आ जाता है। तो ये स्थिर और अस्थिर संतुलन क्या होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक। आप देखेंगे तो उसमें एक वीडियो है जो
अर्थव्यवस्था में संतुलन को बताता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। या हम केवल मांग और पूर्ति की बात कर रहे हैं तो इसको हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से बाजार में संतुलन है और मांग में परिवर्तन होने पर क्या होगा, पूर्ति में परिवर्तन होने पर क्या होगा और दोनों में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए, मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। अब हम देखते हैं मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। देखिए, अगर मांग है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, कीमत है P1, वस्तु की, मान लीजिए प्रारंभिक संतुलन में कीमत P1 है और वस्तु की मात्रा Q1 है। अब अगर मांग में परिवर्तन में हम पहला लेते हैं मांग में वृद्धि, तो मांग में वृद्धि होगी तो ये मांग वक्र इधर आ जाएगा। पहला संतुलन E बिंदु पर था, अब नया संतुलन E1 बिंदु पर हो गया, जहां वस्तु की मात्रा हो गई Q2 और कीमत बढ़ जाएगी, कीमत P1 से बढ़कर P2 हो जाएगी, जो ये बताता है कि यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। यहाँ देखिए, डिमांड जो है वो डिमांड वक्र चेंज होता है, मांग बढ़ती है तो संतुलन E से E1 बिंदु पर चला जाता है, कीमत P1 से P2 हो जाती है और वस्तु की मात्रा Q1 से Q2 मांगी जाती है। इसी प्रकार से यदि मांग में कमी होती है तो क्या होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। यदि देखिए, ये किसी वस्तु की डिमांड है और ये वस्तु की सप्लाई है, प्रारंभिक संतुलन P1 कीमत है प्रारंभिक संतुलन में और E1 पर संतुलन है और Q1 मात्रा मांग व पूर्ति की है। यदि वस्तु की मांग कम होती है, ये हमने मांग कम कर दी, डिमांड D' तो नया संतुलन E2 पर आ जाता है, कीमत P1 से घटकर P0 हो जाती है और वस्तु की मांग Q1 से घटकर Q0 हो जाती है। तो ये बताता है कि अगर पूर्ति वही रहे और किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो कीमत भी घटेगी, मांग बढ़ जाती है तो कीमत में भी वृद्धि होगी। अर्थात मांग में परिवर्तन का, अगर पूर्ति वही रहे, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं रहे तो मांग में होने वाली वृद्धि के साथ कीमत में वृद्धि हो जाती है और मांग में होने वाली कमी के साथ कीमत में कमी हो जाती है। एक बार आप वापिस देखते हैं, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये प्रारंभिक डिमांड कर्व है, प्रारंभिक संतुलन E बिंदु पर है, E1 बिंदु पर है, जहां Q1 मात्रा खरीदी जाती है, P1 प्राइस होती है। अब X वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो ये डिमांड कर्व जो है ऊपर चला गया D' और नया संतुलन E2 पर हो जाता है, जहां वस्तु की मात्रा Q2 खरीदी जाती है और कीमत P1 से बढ़कर P2 हो जाती है। इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु की मांग घट जाती है, ये मांग वक्र D" हो गया, तो नया संतुलन बिंदु E3 पर आ जाता है, इस पर वस्तु की मात्रा, मांग मात्रा घटकर Q1 से Q0 हो जाती है और कीमत P1 से घटकर P0 हो जाती है। तो यहाँ ये बताता है वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यहाँ देखिए मांग बढ़ी कीमत बढ़ गई, और मांग घटी तो कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये हमने मांग वक्र की बात करी। अब देखिए पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वस्तु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव। देखिए, यदि मान लीजिए कई बार क्या होता है, उत्पादन की लागतें परिवर्तित हो जाती है, लागतें परिवर्तित होने से पूर्ति की कीमत परिवर्तित हो जाती है और लागत बढ़ जाती है, इस वजह से किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। कई बार क्या होता है, नए नए आविष्कार हो जाते हैं और नई तकनीक होती है जो पहले से ज्यादा उत्पादन करती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। कई बार सरकारी नीति बदल जाती है, सरकार किसी वस्तु का आयात जो है वो
सरकार आयात पर जो प्रतिबंध है वो हटा लेती है, तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। कभी कोई नए कच्चे माल के क्षेत्रों की खोज हो जाती है, तो उस वजह से वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है और वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। तो कई कारण ऐसे होते हैं। मान लीजिए उत्पादन, हमारे यहाँ श्रम के रूप में साधन बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाती है और श्रमिक सस्ता अवेलेबल हो जाता है, तो ज्यादा श्रमिक काम पर रखा जाता है, उस वजह से उत्पादन ज्यादा होता है और पूर्ति बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है। कई बार उत्पादकों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है, वो ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं और अपने प्लांट को पूरी क्षमता से काम में लेते हैं, तो भी पूर्ति बढ़ जाती है। सरकारी नीति में परिवर्तन की वजह से पूर्ति बढ़ जाती है। कोई नवीन आविष्कार हो जाता है, नवीन खोज हो जाती है, तो उस वजह से भी, कहने का था कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पूर्ति में परिवर्तन होता है। अब पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए पूर्ति में वृद्धि। देखिए पूर्ति में वृद्धि को हम देखते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई को हम देखते हैं। तो सपोज कीजिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है। प्रारंभिक संतुलन P1 बिंदु पर है जहां वस्तु की Q1 मांग व पूर्ति है। अब वस्तु की पूर्ति बढ़ती है और ये पूर्ति E1 पर संतुलन है, P1 कीमत है, Q1 मांग व पूर्ति है। अब मान लीजिए वस्तु की पूर्ति बढ़कर S' हो जाती है, तो नया संतुलन E1 से आकर E2 पर आ जाता है। वस्तु की पूर्ति Q1 से Q2 हो जाती है और ज्यादा पूर्ति होने से वस्तु की कीमत P0 से P1 हो जाती है। यानी अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तो उस वस्तु की कीमत घटेगी, ये इसमें बता रहा है। अगर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होती है तो क्या होगा, यदि देखिए किसी वस्तु की पूर्ति घटती है, ये पहला सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। पहला संतुलन P1 बिंदु पर है, E1 संतुलन पॉइंट है, Q1 मात्रा है, ये मांग व पूर्ति x पर है। अब देखिए किसी वस्तु की पूर्ति घटती है, कोई वस्तु का उत्पादन घट जाता है किसी भी कारण से, आंधी तूफान हो जाता है, या मान लीजिए अनाज का उत्पादन घट जाता है, अकाल आ गया, सूखा आ गया, तो उसकी वजह से अनाज का उत्पादन घट गया। उत्पादन घटने की वजह से अनाज की पूर्ति घट गई, तो ये पूर्ति वक्र इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। नया संतुलन E1 से E2 बिंदु पर हो जाता है। कोई वस्तु की पूर्ति घटती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। पहले कीमत P1 थी, अब कीमत हो गई P2, क्योंकि पूर्ति पहले Q1 थी, अब क्या हो गई Q0। तो किसी वस्तु की पूर्ति के घटने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर कीमत घटती है और पूर्ति के घटने पर कीमत बढ़ती है। तो इन दोनों को ही हम एक साथ लिखें तो ये देखिए, ये डिमांड कर्व हमारा, ये पूर्ति वक्र, स्टार्टिंग का पूर्ति वक्र और मांग वक्र। पहले संतुलन का P1 बिंदु है जहां E1 संतुलन का बिंदु है, Q1 मांग व पूर्ति है। अब देखिए यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, मान लीजिए पूर्ति बढ़ती है, तो ये पूर्ति वक्र इस प्रकार से हो गया। तो संतुलन बिंदु E1 से E2 पर आ गया, पहले E1 पे था, अब आ गया E2 पर। तो वस्तु की पूर्ति बढ़ी, Q1 से Q2 पूर्ति हुई, वस्तु की पूर्ति बढ़ने से कीमत घट जाती है, पूर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु की पूर्ति घटती है तो ये हमने मान लीजिए पूर्ति घटने का बना दिया S डबल डैश ये पूर्ति वक्र है। तो नया संतुलन बिंदु आ जाता है E3 पर और इस संतुलन बिंदु पर पूर्ति हो जाती है Q0 और जबकि पूर्ति घटती है तो वस्तु की कीमत बढ़कर P2 हो जाती है। तो यहां ये बताता है कि किस प्रकार से पूर्ति में परिवर्तन होता है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमत अगर किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, और यदि किसी वस्तु की पूर्ति घट जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये परिवर्तन पूर्ति के अंदर होता है। अब देखिए
मांग व पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन होता है तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना चाहिए। मांग व पूर्ति दोनों में परिवर्तन, इसकी छह डायग्राम बनेंगे। मांग में परिवर्तन, ज्यादा हो पूर्ति में परिवर्तन। देखिए पहली स्थिति मैंने ली, मांग और पूर्ति दोनों बदल रही है, पर मांग में ज्यादा परिवर्तन है, पूर्ति में कम परिवर्तन है। तो देखिए क्या होगा, ये डिमांड स्टार्टिंग में और ये सप्लाई। मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन, हम इसमें वृद्धि ले रहे हैं। फिर कमी पर बात करें तो मान लीजिए पहले P1 संतुलन बिंदु E1 है, P1 कीमत है, मांग और पूर्ति कीमत है। अब देखिए मांग भी बढ़ती है और पूर्ति भी बढ़ती है, पर ज्यादा किसमें वृद्धि होती है? मांग में ज्यादा वृद्धि होती है। देखिए चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई, ये भी इंक्रीज हो रही, ये भी इंक्रीज हो रही। तो देखिए करते हैं, मांग में वृद्धि इतनी हुई, ये देखिए मांग वक्र नया बन गया, और सप्लाई पूर्ति में भी वृद्धि हुई है, पर पूर्ति में कम वृद्धि हुई है, दोनों में वृद्धि हुई है। पहले E1 संतुलन था, मांग वक्र dd से d' हो जाता है, और सप्लाई वक्र SS से S' हो जाता है, और नया संतुलन E2 हो जाता है। तो इस स्थिति में देखिए क्या होता है, मांग और पूर्ति हो जाती है Q2 और कीमत बढ़कर हो जाती है P2। इसका मतलब है कि मांग और पूर्ति दोनों बढ़े, पर मांग ज्यादा बढ़े, पूर्ति कम बढ़े, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ेगी। अब हम उल्टा लेते हैं इसका, यदि मांग में जो है वृद्धि कम हो और पूर्ति में वृद्धि ज्यादा हो, मांग में वृद्धि से पूर्ति में वृद्धि ज्यादा हो, तो कीमत घटेगी। करके बताता हूं, जैसे देखिए ये डिमांड कर रहे और ये सप्लाई कर, प्रारंभिक संतुलन P1 बिंदु पर है, E1 संतुलन बिंदु है, Q1 मांग है। अब देखिए मांग बढ़ती है, ये देखिए मांग बढ़ी, मांग बढ़कर d' हो जाती है, ये मांग बढ़ी, और सप्लाई भी बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ती है, ये देखिए सप्लाई का नया बना दिया, ये सप्लाई S' हो जाती है। सप्लाई में भी वृद्धि हुई है, डिमांड में भी वृद्धि हुई है, पर सप्लाई में ज्यादा वृद्धि हुई है, डिमांड में कम वृद्धि हुई, तो नया संतुलन बिंदु हो जाता है E1 से E2। तो मांग और पूर्ति बढ़ती है Q1 से Q2, पर सप्लाई ज्यादा बढ़ती है, इसलिए कीमत घटकर P0 हो जाती है। ये देखिए पहले वाले में मांग ज्यादा बढ़ी, पूर्ति कम बढ़ी, तो कीमत बढ़ गई। इसमें पूर्ति ज्यादा बढ़ी, मांग कम बढ़ी, तो कीमत में क्या हो गई? कमी हो गई। अब मांग और पूर्ति दोनों बढ़ती है, पर दोनों बराबर बढ़ती है, तो क्या होगा? ये देखिए मांग में वृद्धि बराबर हो पूर्ति में वृद्धि, तो कीमत बकी वही रहेगी, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए ये डिमांड कर और ये सप्लाई कर, मांग और पूर्ति आपस में काटती है E1 बिंदु पर, कीमत होती है P1 और मांग होती है Q1, मांग व पूर्ति। अब जैसे मांग बदलती, मांग बढ़ी, ये d' मांग हो जाती है, और सप्लाई भी बढ़ती है, जितनी मांग बढ़ी उतनी की उतनी सप्लाई बढ़ जाती है, S'। तो देखिए नया संतुलन E2 हो जाता है,
वस्तु की पूर्ति और मांग और पूर्ति बढ़कर Q2 हो जाती है, पर वस्तु की कीमत वही रहती है, क्योंकि जितनी मांग में परिवर्तन होता है उतना का उतना ही पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितनी मांग बढ़ती है उतनी की उतनी पूर्ति बढ़ती है, तो वस्तु की कीमत वही रहेगी, मांग और पूर्ति बढ़कर Q1 से Q2 हो जाती है। ये हमने देखा कि मांग बढ़ती है और पूर्ति भी बढ़ती है। यदि मांग ज्यादा बढ़ती है पूर्ति से तो कीमत बढ़ेगी, यदि पूर्ति ज्यादा बढ़ती है मांग में वृद्धि की तुलना में तो कीमत घटेगी, और अगर मांग और पूर्ति में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो कीमत वही रहेगी। अब हम मांग और पूर्ति में कमी की बात करते हैं। अब देखिए ये बात हो गई। अब देखिए मांग व पूर्ति में कमी, मांग व पूर्ति में कमी की स्थिति में संतुलन में परिवर्तन। अगर मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से संतुलन में क्या परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो देखिए मांग में कमी ज्यादा हो पूर्ति में कमी से, तो क्या होगा, ये देखिए ये डिमांड और ये सप्लाई। प्रारंभिक संतुलन E1 बिंदु है जहां वस्तु की मात्रा मांग और पूर्ति Q1 है, कीमत P1 है। मांग व पूर्ति Q1 है। अब देखिए मांग में कमी ज्यादा है, ये देखिए मांग में कमी, ये मांग में कमी नहीं होगी, डिमांड, और सप्लाई में भी कमी हुई, सप्लाई में भी कमी हुई पर कम हुई। ये सप्लाई में कमी S डैश, ये सप्लाई में कमी होती, ये मांग में कमी होती, पर मांग में कमी ज्यादा है, सप्लाई में कमी कम है। नया संतुलन बिंदु होता है E2। इस E2 बिंदु पर वस्तु की मांग और पूर्ति घटकर Q0 हो जाती है और कीमत घटकर P0 हो जाती है। तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा हो, डिक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, यदि मांग में कमी से पूर्ति में कमी ज्यादा हो, यानी दोनों में कम हो रहा है पर मांग ज्यादा कम हो रही है, पूर्ति देखिए डिमांड और ये सप्लाई। स्टार्टिंग E1 बिंदु पर संतुलन है जहां P1 प्राइस होती है और मांग और पूर्ति Q1 होती है। अब देखिए मांग में कमी होती है, ये देखिए मांग में कमी, मांग में कमी हुई D डैश। सप्लाई में भी कमी हुई पर सप्लाई में कमी ज्यादा हुई S डैश। तो नया संतुलन बिंदु E2 हो जाता है। सप्लाई में कमी ज्यादा है, मांग में कमी कम है, तो नया संतुलन में कीमत बढ़कर P2 हो जाती है और क्वांटिटी गिरकर Q0 रह जाती है। तो यह बताता है कि ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ेगी। और लास्ट एक और हम बात करेंगे कि अगर मांग और पूर्ति में दोनों में बराबर कमी हो तो क्या होगा। मांग में कमी बराबर हो पूर्ति में कमी, तो कीमत वह की वही रहेगी, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसको करके मैं आपको बताता हूं। ये डिमांड पहले की और ये सप्लाई। स्टार्टिंग में E1 संतुलन बिंदु है, Q1 डिमांड मांग व पूर्ति है और P1 प्राइस है। अब देखिए मांग में कमी होती है और सप्लाई में भी उतनी ही कमी होती है जितनी मांग में कमी होती है, दोनों में बराबर कमी होती है। तो नया संतुलन E1 से E2 पर आ जाता है, कीमत वही रहती है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा OQ1 से Q0 हो जाती है। तो इसके माध्यम से हमने ये जाना कि किस प्रकार से
यदि मांग व पूर्ति में समान परिवर्तन हो, मांग में जितनी वृद्धि हो उतनी ही पूर्ति में वृद्धि हो, तो कीमत वही रहेगी, मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। यदि मांग में जितनी कमी हो पूर्ति में उतनी ही कमी हो, तो कीमत वही रहेगी, मांगी जाने वाली मात्रा घट जाएगी। और अगर मांग और पूर्ति में अलग अलग परिवर्तन होते हैं तो बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका इस वीडियो में हमने विस्तार से अध्ययन किया। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार मांग एवं पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का बाजार की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी समय मांग बहुत बढ़ जाती है, जितनी मांग बढ़ती है उसकी तुलना में पूर्ति नहीं बढ़ पाती है, तो वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और यदि किसी समय मांग घट जाती है और पूर्ति उतनी नहीं घट पाती है, तो वस्तु की कीमतों में तदनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि संतुलन किसे कहा जाता है, आर्थिक शक्तियों में संतुलन क्या होता है, किस प्रकार जिस स्थान पर मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां पर कीमत का निर्धारण होता है, और मांग एवं पूर्ति में दोनों में परिवर्तन कितना कितना हुआ है ये कीमत को प्रभावित करता है। किसी समय अगर पूर्ति बढ़ जाती है, मांग उतनी नहीं बढ़ पाती है, तो वस्तु की कीमत घट जाती है। किसी समय किसी वस्तु की पूर्ति घट जाती है और मांग पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है। हर चीज का हमने बहुत ही विस्तार से चित्रों के माध्यम से इसमें अध्ययन किया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और साथ में जैसे मैंने चित्र बनाए वैसे ही आप चित्र बनाते चले जाएंगे, तो आपको सर्टेनली अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था में संतुलन को आप समझ पाएंगे, ऐसा मेरा ये मानना है। मैं समझता हूँ ये वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू।